हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू कंटूर सर्वे। इस एक सिंगल वीडियो में हम कंटूर से रिलेटेड, कंटूर सर्वे से रिलेटेड, कंटूरिंग से रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो लास्ट तक के वीडियो में बनी रहिए। आपको इससे कंटूर से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने में ज़रूर मदद मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज। ऐसी लाइन जो जॉइन करती है ऐसे पॉइंट्स को जिनके इक्वल एलिवेशन हो, एलिवेशन मीन्स हाइट, ऐसे पॉइंट्स जिनके एलिवेशन सेम हो, इक्वल हो, हाइट जिनकी सेम हो, तो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद में जो लाइन बनेगी कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो ऐसी लाइन बनेगी जो कि बनी हुई है किस वजह से, इक्वल हाइट के पॉइंट्स को ज्वाइन करने की वजह से, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, आइसोहाइट, आइसोगोनिक या आइसोएगोनिक्स या कंटूर्स। तो इसका आंसर है कंटूर। कंटूर हम किसको कहते हैं? कंटूर एक ऐसी लाइन होती है जो कि बनती है, कब बनती है, ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद में जिनके एलिवेशन सेम हो। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो यहाँ पर कंटूर से रिलेटेड बहुत ही अच्छे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गिवन हैं जिसको मैं नोट करना ज़रूर चाहूँगा। देखिए कंटूर क्या होता है, कंटूर में भी डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन। कंटूर को हम इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, क्योंकि वो एक्चुअल में होती नहीं है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी होती है वो। इमेजिनरी लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इक्वल एलिवेशन, इक्वल हाइट को ज्वाइन करने के बाद में जो लाइन बनेगी, जो इमेजिनरी लाइन बनेगी, उसको हम कहेंगे कंटूर। Thus contour lines on the plan illustrate the conformation of the ground। मतलब प्लान पे अगर हमें कोई कंटूर मैप है, कोई कंटूर प्लान है, हम उसको स्टडी करेंगे तो उससे हमें क्या समझ में आएगा, ग्राउंड के बारे में हमें पता चलेगा, ग्राउंड की कंडीशंस के बारे में पता चलेगा। कंटूर लाइन में ऑल्सो भी डिफाइंड है, इसकी और एक डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन ऑफ ए लेवल सरफेस विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो लेवल सरफेस है, हमने लेवल सरफेस की डेफिनेशन भी बनाई है, तो लेवल सरफेस और सरफेस ऑफ द अर्थ, इन दोनों के इंटरसेक्शन के बाद में जो लाइन बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, कंटूर लाइन कहेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही बातें अलग अलग तरीक़ों से पूछी जाती है। व्हेन द कंटूर्स आर ड्रॉन अंडर वाटर, जब अगर पानी के अंदर में हम कंटूर लाइन को बनाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, दे आर टर्म्ड एज सबमरीन कंटूर्स, फैथम्स और बाथीमेट्रिक कर्व्स। आपको याद रखना है कि अगर हमने कंटूर लाइंस को अंडर वाटर ड्रॉ किया है, वाटर के अंदर हमने अगर कंटूर का प्लान बनाया, कंटूर मैप बनाया, या कंटूर लाइन हमें कोई अंडर वाटर हमें है अगर हमारे मैप में, तो हम उसको क्या कहेंगे, सबमरीन कंटूर्स कहेंगे, या तो फैथम्स कहेंगे, या तो फिर बाथीमेट्रिक कर्व्स कहेंगे। यूजुअली कंटूर्स आर नॉट विजिबल ऑन द ग्राउंड्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ शोर लाइन। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, कंटूर लाइन को हम इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं क्योंकि वो एक्चुअल ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन एक सिचुएशन है, एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, शोर लाइन्स। शोर लाइन हम किसको कहते हैं, बीच को कहते हैं, जहाँ पर लैंड एरिया और वाटर एरिया जहाँ पर मीट करता है, लैंड एरिया ख़त्म हो रहा है या वाटर एरिया स्टार्ट हो रहा है, या फिर वाटर एरिया ख़त्म हो रहा है और लैंड एरिया स्टार्ट हो रहा है, तो जो लाइन बनती है शोर लाइन हम उसको कहते हैं। तो वो लाइन एग्जैक्टली हमारी कंटूर्स शो करती है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स सच एज हिल्स, डिप्रेशंस, एंडुलेशंस एट्सेट्रा। जो ग्राउंड के फीचर्स होते हैं, हिल्स होती हैं, डिप्रेशंस होते हैं, माउंटेन्स होती हैं, रिजेस होती हैं, वैलीज होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ एक ऑफिस में बैठ के, सिर्फ मैप के ऊपर बैठ के हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हम पूरे के पूरे इमेजिनेशन कर सकते हैं एक ऑफिस में बैठ के कि किस पोजीशन पर, किस जगह पर, किस लोकेशन पर ग्राउंड की कंडीशन क्या है, कितना डेप्थ है और कितना यहाँ वहाँ पर अप हिल है,
एक्सकावेशन कितना हो सकता है, कटिंग कितना हो सकता है, ये कंटूर मैप के ऊपर से हम ये सारी की सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। इसीलिए कंटूर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑन ए 2-dimensional पेपर अ कंटूर रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद द ग्राउंड प्रोफाइल इज शोन इन द फिगर। देखो ये नीचे की फिगर को देखेंगे तो आप हमें थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो मान लीजिए ये एक हिल है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये अप डाउन हुआ और ये नॉर्मल ग्राउंड लेवल आ गया, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल की जो हाइट है, जो एलिवेशन है, मान लीजिए वो कितना है, 600 है, और धीरे 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 ये हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी का मतलब क्या है कि जो कंटूर की वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। देखो यहाँ पर 600 के बाद में एक लाइन, 2, 3, 4 और ये 5वीं लाइन है, और यहाँ पर लिखा है कितना, 650। मतलब ये एक लाइन कितने की हो गई, 10 की हो गई ना, ठीक है। तो मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस कितने का हो गया, 10 का हो गया। अब यूनिट अगर मीटर है तो ये 10 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ग्राउंड की प्रोफाइल हमारी कैसे, ये ऐसे अप हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अप पोजीशन है, ये हिल है, ये क्या है, हमारा माउंटेनियस रीजन है, ये हिल है। तो वह जैसे 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 हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, मीन्स जैसे 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 हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर सेंटर में आपको, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइट हमें क्या मिलेगी, सेंटर पे मिलेगी। ये 650 की हाइट तो यहाँ पर है, और सबसे मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है। तो देखो सबसे सेंटर पे यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, मतलब वो हमारी सबसे मैक्सिमम रहेगी, और यहाँ पर हमारी आउटर रीजन पे हमारी वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। देखो यहाँ पर 650 है और यहाँ पर 600 है। तो ये कंटूर मैप से हमारे पास में एक्चुअल में मैप जो रहेगा इसका रहेगा, ये तो एक्चुअल ग्राउंड की कंडीशन है, ये हमारे पास में अवेलेबल नहीं रहेगी। हमारे पास में सिर्फ ये मैप अवेलेबल रहेगा, और ये मैप को देख करके अगर हमें हायर वैल्यू अंदर मिल रही है, अंदर मैक्सिमम वैल्यू है और बाहर मिनिमम वैल्यू है, तो इसको देख करके हमें समझ में आ जाएगा कि ये एरिया में क्या है, हिल है, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये एक पॉन्ड है, डिप्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पर ये पानी का क्या है, स्टोरेज हो रखा है। तो ये जो टॉप्स की सरफेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, लेवल सरफेस करते हैं। अब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो क्या होगी, एलिवेशन मीन्स हाइट क्या होगी, कम होगी। मान लीजिए यहाँ पर हाइट है कितनी, 100, हम नीचे आ गए तो ऑब्वियसली एलिवेशन कम हुआ, तो मान लीजिए 1 मीटर कम हुआ है, मीन्स कितना हो गया, 99, और ऐसे ही एक एक कम होते होते बॉटम तक के हम पहुँच जाएंगे। तो 100, 99, 98, तो ये क्या हो रहा है, हमारा कम होते जा रहे हैं। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पर मिलेगी, बाहर मिलेगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई बाहर की, और फिर उसके बाद में ये उसके नीचे उतर गए तो उससे कम की वैल्यू हो जाएगी, और उससे नीचे उतर गए तो उससे कम की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स कंटूर की वैल्यूज अंदर की तरफ धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है इन केस ऑफ डिप्रेशन। मैक्सिमम वैल्यू इज आउटसाइड एंड मिनिमम वैल्यू इज इनसाइड, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा 99 और 98 का, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंटूर, 99 और 98 ये दोनों जो कंटूर हैं इसके बीच में का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंटूर, देखो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, कंटूर इंटरवल। इसको हम आगे भी और डिस्कस करेंगे, अभी आपको इतना ही याद रखना है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंटूर इज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंटूर इज कॉल्ड एज द कंटूर इंटरवल, ठीक है। तो अभी हमने ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस किया है कंटूर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कंटूर लाइन, जो कि जस्ट अब भी हमने डिस्कस किया वही क्वेश्चन है यहाँ पे। उसको हम क्या कहते हैं, कंटूर ग्रेडियंट, वर्टिकल इक्विवेलेंट, कंटूर इंटरवल या नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली इसका आंसर है कंटूर इंटरवल। दो एडजेसेंट कंटूर, हाँ ये बात आपको याद रखना है, एडजेसेंट कंटूर आजू बाजू वाले कंटूर के बीच में का जो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, कंटूर इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the contour interval for a particular map is kept constant, made variable, made irregular and none of the above। जो कंटूर इंटरवल रहेगा किसी भी पर्टिकुलर मैप का उसको हम हमेशा कांस्टेंट ही रखने की कोशिश करते हैं, वो वेरी नहीं होता। कोई भी एक पर्टिकुलर मैप रहेगा तो उस पर जो कंटूर इंटरवल हम डिसाइड करेंगे वो कंटूर इंटरवल एक बार डिसाइड होने के बाद में
थ्रू आउट मैप में उतना ही कंटूर इंटरवल रहेगा, उसको हम कम नहीं करते, उसको हम ज़्यादा नहीं करते। अगर 1 मीटर हमने कंटूर इंटरवल फाइनल किया है तो वह 1 मीटर का कंटूर इंटरवल थ्रू आउट मैप में रहेगा। अगर 2 मीटर कंटूर इंटरवल रखा है तो 2 मीटर का कंटूर इंटरवल थ्रू आउट रहेगा। कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंटूर लाइन intersects a ridge line or valley line obliquely, perpendicularly, vertically या horizontally। तो इसका आंसर है perpendicularly। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि रिज लाइन क्या होती है और वैली लाइन क्या होती है। देखो मान लीजिए कोई ग्राउंड है, उस ग्राउंड की टोपोग्राफी को सर्वे करने के बाद में हमने कंटूर मैप बनाया और कंटूर लाइन इस तरह से हमारी बनी। ये 100 का कंटूर, उसके बाद में कुछ डिस्टेंस के बाद में ये 99 का कंटूर, उसके बाद में 98 का कंटूर, 97 का कंटूर। मतलब ये धीरे 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 क्या हो रहा है, 100 के बाद में 99 का कंटूर आ गया, मतलब ये डिप्रेशन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे भी डिप्रेशन हो गया, ये डिप्रेशन हो गया। मतलब ऐसे ग्राउंड क्या होते जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं, फॉल होता जा रहा है। ठीक है, और लेकिन ये इस तरीके से है, एक जो वी शेप नहीं होता है हमारा, वी शेप का, इस तरीके से। तो यहाँ पर मीन्स यहाँ पर 100 की वैल्यू और यहाँ पर भी 100 की वैल्यू है, यहाँ पर भी 100 की वैल्यू है। ये क्या है, ये कंटूर है ना, दिस इज कंटूर ऑफ 100। मतलब यहाँ पर भी 100 वैल्यू है, 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 और यहाँ पर भी 100 वैल्यू है। और सेम वैसे यहाँ पर 99। ये क्या होगा, ये लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ 100 इज कॉल्ड एज द कंटूर ऑफ 100। उस कंटूर के डेफिनेशन ही वही है ना, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड एज द कंटूर। तो ये 100 जो वैल्यू है ये 100 का कंटूर है। इसका मतलब ये जो लाइन है, इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर 100 मीटर का जो एलिवेशन है वो कांस्टेंट है। सेम वैसे ही यहाँ पर 99 का है, और सेम वैसे ही इस लाइन के ऊपर 98 का है, और सेम वैसे ही इस लाइन के ऊपर 97 का है। तो यहाँ पर ये जो टॉप लाइन बनेगी, जो सिर्फ टॉप के कॉर्नर्स हैं इन सारे कंटूर्स की लाइंस के ऊपर से, इनको क्या किया, अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन को हम कहते हैं रिज लाइन। रिज लाइन मतलब क्या, अगर आपको मैं इमेजिनेशन करवाऊं तो जो पहाड़ों की जो चोटियां होती है, जो पहाड़ की सबसे टॉप का जो पॉइंट होता है, जो सर होता है, जैसे हमारी बॉडी में सर का जो सेंट्रल पार्ट है वो वाला पार्ट, और पहाड़ अगर है तो पहाड़ का जो सबसे टॉप वाला पॉइंट रहेगा तो वो वाला पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनेगी इसको हम कहते हैं रिज लाइन। इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है कि मान लीजिए अगर बारिश हो रही है और बारिश का एक कतरा, एक ड्रॉप अगर यहाँ पे फॉल किया तो वो ऑब्वियसली इसी साइड में ड्रॉप कर जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि जो ड्रॉप यहाँ पर फॉल किया था वो उठ करके इस साइड में ड्रॉप कर जाए। और अगर बारिश का कोई ड्रॉप यहाँ पर ड्रॉप किया है, यहाँ पर गिरा है बारिश का कोई कतरा, तो ऑब्वियसली बाय ग्रेविटी इधर ही फॉल करेगा। ठीक है, तो ये रिज लाइन डिफाइन करती है कि किस एरिया में वाटर का फ्लो होगा। इस रिज लाइन का यूज़ क्या है, कैचमेंट एरियाज़ में। जब डैम का डिज़ाइन होता है तो डैम में पानी किस एरिया से आएगा, तो इसी रिज लाइन के ज़रिए से हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये रिज लाइन ही है जो हमें कैचमेंट एरियाज डिफाइन करने में मदद करती है। तो क्वेश्चन में भी पूछा था कि कंटूर लाइन और रिज लाइन किस तरीके से क्रॉस करती है, तो ये रिज लाइन और कंटूर लाइन परपेंडिकुलरली क्रॉस हो रही है। देखो यहाँ पर भी हमारा इमेजिनेशन हो रहा है। सेम वैसे ही इसी का अपोजिट होती है वैली लाइन। देखो यहाँ पर धीरे 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 क्या हो रहा था, इस साइड में हमारी वैल्यूज़ ड्रॉप कर रही थी और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस साइड में हमारी वैल्यूज़ ड्रॉप कर रही है। तो मतलब यहाँ पर ये क्या हो गई है, वैली हो गई। लेकिन कंटूर और ये वैली लाइन यहाँ पर भी क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर ही रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कंटूर लाइन्स टच वन अनदर एट अ पर्टिकुलर जोन इट इंडिकेट्स अ लेवल सरफेस, वर्टिकल क्लिफ, हॉरिजॉन्टल सरफेस और डिप्रेशन। तो इसका आंसर है वर्टिकल क्लिफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब कंटूर लाइंस एक दूसरे को टच करती हैं तो वो जोन कौन सा जोन होता है। अगर एक बात और आपको याद रखना है, हाँ, दो कंटूर लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, किसी भी कंडीशन में क्रॉस नहीं कर सकती एक्सेप्ट सम कंडीशंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उसमें से एक एक्सेप्शन अभी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है वर्टिकल क्लिफ का। और वर्टिकल क्लिफ का जोन कब होगा हमारा, कब फॉर्म होगा, व्हेन
द कंटूर लाइन्स टच वन अनदर एट अ पर्टिकुलर जोन। कोई पर्टिकुलर जोन में अगर कंटूर लाइन्स एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, वर्टिकल क्लिफ है। देखो वर्टिकल क्लिफ क्या होती है, ये ऐसी होती है। अगर कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है हमारी, इस तरीके से कोई हिल हुआ और उसके बाद में फिर यहाँ पर सडन वर्टिकल ड्रॉप डाउन आ गया, वर्टिकल क्लिफ। इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल क्लिफ। मतलब इस तरीके से कैसे ग्रेजुअल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर जब डिक्रीज हो रहा है तो ग्रेजुअल नहीं हुआ, ये क्या हो गया, सडन हो गया। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल क्लिफ। और वर्टिकल क्लिफ की ही सिचुएशन में जो दो कंटूर्स होते हैं वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं। जैसे देखो ये टॉप वाला पोर्शन है तो सबसे मैक्सिमम कंटूर आएगा, उसके बाद में फिर यहाँ पर धीरे धीरे अंदर की साइड में सबसे मैक्सिमम रहेगा और बाहर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे कंटूर्स। तो जैसे जैसे हम बाहर आ रहे हैं, देखो यहाँ पे कंटूर्स कम हो रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर वर्टिकल क्लिफ होने की वजह से ये सारे के सारे कंटूर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये कौन सी कंडीशन है, इसका मतलब ये वर्टिकल क्लिफ की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस ईच अनदर। मैंने अभी जैसे आपको बताया था ना कि दो कंटूर लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन अगर क्रॉस हो रहा है इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, लेवल सरफेस, वर्टिकल क्लिफ, ओवर हैंगिंग क्लिफ या डिप्रेशन। तो इसका आंसर है ओवर हैंगिंग क्लिफ। वर्टिकल क्लिफ की केस में कंटूर्स एक दूसरे को टच करेंगे, यहाँ पर टच नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, क्रॉस ईच अदर। दो कंटूर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये कौन सी सिचुएशन रहेगी, ये ओवर हैंगिंग क्लिफ। ओवर हैंगिंग क्लिफ किसको कहते हैं, देखो यहाँ पर डायग्राम में इस तरीके से अगर कोई हिल है हमारी, ठीक है, नॉर्मल हिल नहीं है, इस तरीके से है, तो इसको हम कहते हैं ओवर हैंगिंग क्लिफ। अभी देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है कंटूर की, ये टॉप का पोर्शन है, तो ये वाला हमारा 500 का कंटूर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 500 से कम रहेगा, 400 का कंटूर है, तो ये वाला कंटूर यहाँ से लेके और ये वाली लाइन यहाँ तक, देखो हमने इसको ये कंटूर बनाया तो ये 400 का हो गया। तो देखो ये एक 500 का कंटूर और ये एक 400 का कंटूर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं ना, क्रॉस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्रॉस हो गया और ये यहाँ पर भी क्रॉस हो गया। तो ये दो कंटूर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं सकते एक्सेप्ट इन द सिचुएशन ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिफ। अगर ओवर हैंगिंग क्लिफ है तो ही दो कंटूर्स एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो कंटूर्स एक दूसरे को क्रॉस करें। दो कंटूर्स एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं, कौन सी केस में, वर्टिकल क्लिफ की केस में। दो कंटूर एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, कौन सी केस में, ओवर हैंगिंग क्लिफ की केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन लोअर वैल्यूज आर इनसाइड द लूप इट इंडिकेट्स हाई ग्राउंड, लेवल ग्राउंड, हिल और डिप्रेशन। अभी तो हमने डिस्कस किया कंटूर का, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर लोअर वैल्यू इनसाइड है कोई लूप के, कोई सर्कुलर कंटूर के केस में लोअर वैल्यू इनसाइड है और मैक्सिमम वैल्यू आउटसाइड है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, वो डिप्रेशन है। देखो यहाँ पर आप और अच्छे से समझ लेंगे, यहाँ पर ये 200 का कंटूर है, ये वाला मान लीजिए 300 का कंटूर है, और ये क्या है, ये 400 का कंटूर, ये 500 का कंटूर। मतलब लोअर वैल्यू क्या हो गई हमारी, अंदर हो गई, और हायर वैल्यू कहाँ पर हो गई, आउटसाइड हो गई। तो ये जो इसको अगर हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा, मतलब ये क्या रहेगा, ये डिप्रेशन रहेगा। तो सेम वैसे ही हम अगर हायर वैल्यू इनसाइड है, हायर वैल्यू इनसाइड है, देखो यहाँ पर 750 का कंटूर है, फिर 700 का कंटूर, 650 का, 600, 550 एंड 500, मतलब हायर वैल्यू इनसाइड है एंड लोअर वैल्यू आउटसाइड है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू अंदर है, मतलब ये सबसे टॉप वाला पॉइंट है, और सबसे मिनिमम वैल्यू बाहर है, मतलब ये ग्राउंड लेवल है। मतलब इस तरीके से हमारी ये शेप बनेगा, सेक्शन बनेगा, मतलब ये क्या है, हमारा हिल की कंडीशन है। लेकिन ये स्पेसिंग यहाँ पर दो कंटूर के बीच में का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसी को हम टेक्निकल टर्म में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं, वो बहुत ही कम है। देखो यहाँ पर स्पेसिंग आपको बहुत ही कम नज़र आ रही है, इसीलिए जो स्लोप बनेगा ये बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप बनेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, कोनिकल हिल कहेंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर जो कंटूर्स हैं ये दूर दूर हैं, स्पेसिंग यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर भी हायर वैल्यू इनसाइड है और
लोअर वैल्यू आउटसाइड है तो हिल तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पर अभी स्टीप स्लोप नहीं रहेगा, जेंटल स्लोप रहेगा इस तरीके से। तो हम इसको क्या कहेंगे, हिलॉक कहेंगे। कोनिकल हिल और हिलॉक में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से शेप बन रहा है, यहाँ पर भी हायर वैल्यू इनसाइड है और मिनिमम वैल्यू आउटसाइड है, और स्पेसिंग यहाँ पर बहुत ही कम है, लेकिन बीच में कुछ कंटूर्स नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई कंटूर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लेन ग्राउंड है, देखो यहाँ पर लेवल सरफेस है, लेकिन बाद में इमीडिएटली स्टीप स्लोप आ गया, यहाँ पर लेवल और उसके बाद में फिर इमीडिएटली स्टीप स्लोप। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेटो कहेंगे, ठीक है। तो ये हमको सिर्फ कंटूर मैप देख के समझ में आ जाता है कि वहाँ पर ग्राउंड किस कंडीशन का है, हिलॉक है, कोनिकल हिल है या प्लेटो है, क्योंकि इससे हमें स्लोप की कंडीशन भी पता चलती है कि स्लोप कैसा है, स्टीप स्लोप है, जेंटल स्लोप है या माइल्ड स्लोप है, क्रिटिकल स्लोप है, किस तरह का स्लोप है वो भी हमें समझ में आता है। और स्लोप के समझ में आने की वजह से एक्चुअल जो फीचर्स हैं ग्राउंड के वो भी हमको समझ में आ जाते हैं। तो ये ब्यूटी है हमारी कंटूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हायर वैल्यूज आर इनसाइड द लूप इट इंडिकेट्स, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि अगर हायर वैल्यू अंदर है और लोअर वैल्यू आउटसाइड है तो हम उसको क्या कहते हैं, हिल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंटूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीपनेस ऑफ द एरिया, एक्सटेंट ऑफ द एरिया, स्केल ऑफ द मैप, नन ऑफ द अबव। जो कंटूर इंटरवल होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो स्टीपनेस ऑफ द एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा स्टीप ग्राउंड होगा कंटूर इंटरवल उतना कम होगा, और जितना ज़्यादा फ्लैट ग्राउंड होगा कंटूर इंटरवल उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। स्टीपनेस अगर कम है तो कंटूर इंटरवल ज़्यादा होगा, स्टीपनेस अगर बहुत ज़्यादा है तो कंटूर इंटरवल कम होगा, ठीक है। दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। कंटूर इंटरवल के बारे में कुछ बातें ही यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ज़रूरी है। द वर्टिकल डिस्टेंस, सबसे पहले तो डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया वैसे, लेकिन बार बार पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं और वो याद होती हैं हमेशा से। और चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप समझोगे तो ही वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद होगी। तो कंटूर इंटरवल क्या होता है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर इज नोन एज द कंटूर इंटरवल। दो एडजेसेंट जो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर होंगे, कॉन्जिक्यूटिव कंटूर के बीच में का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंटूर इंटरवल। सपोज अ मैप इंक्लूड्स कंटूर लाइन ऑफ 100 मीटर, 98 मीटर, 96 मीटर। मतलब यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का हो रहा है, 100 से के बाद में फिर कितना हो गया 98, फिर कितना हो गया 96 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कंटूर इंटरवल कितना हो जाएगा, द कंटूर इंटरवल इज़ 2 मीटर, ठीक है। द इंटरवल डिपेंड्स अपॉन, ये वैल्यू जो 2 मीटर है ये है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, पहली नेचर ऑफ द ग्राउंड, वेदर फ्लैट और स्टिप। अभी हमने जैसे डिस्कस किया ग्राउंड की कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टिप रहेगा तो उसके लिए अलग वैल्यू लेना पड़ेगी, अगर फ्लैट है तो उसके लिए हमें कंटूर इंटरवल की वैल्यू अलग लेना पड़ेगी। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है स्केल ऑफ द मैप। जो मैप हम बनाएंगे, कंटूर मैप हम बनाएंगे तो उसकी क्या स्केल हमने ली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है द पर्पज़ ऑफ द सर्वे। हम जो सर्वे कर रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है। ये 3 फैक्टर्स के बेस के ऊपर से हमारे कंटूर इंटरवल की वैल्यू डिसाइड होती है। अभी यहाँ पर एक टेंटेटिव फिगर्स गिवन है। कंटूर इंटरवल फॉल फॉर फ्लैट कंट्री, मतलब अगर कोई फ्लैट एरिया है जहाँ पर स्लोप ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल फ्लैट सरफेस है, तो उसके लिए कंटूर इंटरवल की वैल्यू कितनी होगी, कम होगी, ये बात तो फिक्स है, लेकिन कितनी, 0.25 मीटर लेंगे या तो फिर 0.5 मीटर लेंगे या 0.75 मीटर लेंगे, इतना कंटूर इंटरवल होता है इन केस ऑफ फ्लैट एरिया। द कंटूर इंटरवल फॉर स्टीप स्लोप, अगर स्टीप है मतलब हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, तो उस केस में कितना होगा, अब ज़्यादा हो जाएगा कंटूर इंटरवल, तो वो कितना रहेगा 5 मीटर, 10 मीटर या 15 मीटर इस तरीके से होगा, ठीक है। फॉर स्मॉल स्केल मैप अगर हम छोटा स्केल का मैप यूज़ कर रहे हैं तो कंटूर इंटरवल में भी 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, और अगर लार्ज स्केल मैप है तो उस केस में 0.25 मीटर या 0.5 मीटर या 0.75 मीटर। देखो एक पॉइंट यहाँ से भी आपका क्लियर हो गया कि स्केल ऑफ मैप के ऊपर भी कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है। स्मॉल स्केल मैप के लिए कंटूर इंटरवल ज़्यादा होता है,
और लार्ज स्केल मैप के लिए कंटूर इंटरवल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। मतलब यहाँ पर भी जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है कंटूर इंटरवल और स्केल ऑफ द मैप के लिए। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द कंटूर इंटरवल फॉर ए पर्टिकुलर मैप इज कांस्टेंट। हमेशा याद रखना कंटूर इंटरवल की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 फैक्टर्स, नेचर ऑफ ग्राउंड, स्केल ऑफ द मैप एंड पर्पस ऑफ द सर्वे। लेकिन जो कोई भी कंटूर इंटरवल की वैल्यू आपने एक बार डिसाइड कर ली, एक बार आपने फाइनल कर ली, तो वो वैल्यू आपको हमेशा क्या करना है, कांस्टेंट ही रखना है। ठीक है। और एक टर्म है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। दो जो कंटूर लाइन रहेंगे उनके बीच में का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, देखो जैसे 98 का कंटूर है, 99 का कंटूर, इनके बीच में का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंटूर। इट इज़ नॉट कांस्टेंट। ये ज़रूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट भी कांस्टेंट रहे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपका जो वो कंटूर इंटरवल है वो ज़रूर कांस्टेंट होता है, बट हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ये कांस्टेंट नहीं होता। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्टीपनेस ऑफ द ग्राउंड। फॉर स्टीप स्लोप्स द कंटूर लाइन रन क्लोजर। अगर स्टीप स्लोप हो रहा है तो कंटूर लाइन पास पास में आ जाएगी, और अगर फ्लैट स्लोप है तो कंटूर लाइन क्या हो जाएगी, दूर चली जाएंगी, वाइडली स्पेस्ड हो जाएंगी, उनकी जो स्पेसिंग रहेगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the contour interval is fixed between 0.25 and 0.5 मीटर। अभी देखो कंटूर इंटरवल कम है, 0.25 या 0.5 मीटर का कंटूर इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या, इट इंडिकेट्स स्टीप स्लोप, फ्लैट स्लोप, लेवल ग्राउंड या अंडुलेटिंग ग्राउंड। तो कंटूर इंटरवल अभी बहुत ही कम है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, फ्लैट स्लोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइन्स रन क्लोज टुगेदर। कंटूर लाइंस क्या हो रही हैं, पास पास में आ रही हैं, क्लोज हो रही हैं, तो वो क्या इंडिकेट करेगा। या फिर ये क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हेन द सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर, स्पेसिंग कंटूर इंटरवल की बहुत ही कम है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टीप स्लोप, फ्लैट स्लोप, लेवल ग्राउंड या अंडुलेटिंग ग्राउंड। तो इसका आंसर है स्टीप स्लोप। अगर स्पेसिंग कंटूर इंटरवल्स की कम है, बहुत पास पास में है, ऐसे घुसे हुए एक दूसरे के पास पास में दिख रहे हैं, तो उस केस में स्टीप स्लोप रहेगा। और अगर स्पेसिंग दूर दूर है एक दूसरे से, कंटूर इंटरवल्स कंटूर्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो वहाँ पर फ्लैट स्लोप रहेगा। देखो जैसे यहाँ पर ये 400 का कंटूर है, ये 300 का है, ये 200 का कंटूर है और ये 100 का कंटूर है, तो उसकी वजह से ये जो स्लोप बनेगा ये इस तरीके से ये स्लोप बन रहा है। लेकिन अगर देखो यहाँ पर स्पेसिंग जो दो कंटूर के बीच में का देखो डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन अगर इस तरीके से कंटूर पास हो रहे हैं एकदम पास पास में, यहाँ पर भी वही है, देखो 400, 300, 200 और 100, लेकिन यहाँ पर स्पेसिंग बहुत ही कम हो गई, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये स्लोप कैसा हो गया, ये स्टीप स्लोप हो गया, और ये कौन सा हो गया, जेंटल स्लोप हो गया। ठीक है। तो ये स्पेसिंग की वजह से हमें समझ में आएगा कि वहाँ पर स्लोप कैसा है। अगर स्पेसिंग ज़्यादा है मीन्स वो एरिया फ्लैट होता जा रहा है, और अगर स्पेसिंग कम हो रही है इसका मतलब वो एरिया में स्टीपनेस ज़्यादा होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अलाइनमेंट ऑफ हाईवेज आर जनरली टेकन अलोंग रिज लाइन, वैली लाइन, अक्रॉस द कंटूर लाइन और अलोंग द कंटूर लाइन। जो हाईवेज होते हैं तो उनका जब हम रूट फिक्स करते हैं, उसका जब हम अलाइनमेंट फाइनल करते हैं, तो कौन सी लाइन के ऊपर से हम उसका अलाइनमेंट फाइनल करेंगे, तो इसका आंसर है रिज लाइन। रिज लाइन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो जो रिज लाइंस फॉर्म होती हैं उसके अलोंग में हम कोशिश करते हैं कि हाईवे के जो अलाइनमेंट हो वो वहाँ से पास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुइटेबल कंटूर इंटरवल फॉर ए मैप विथ अ स्केल ऑफ 1:1000। अगर हमने स्केल जो चूज़ की है कंटूर मैप की वो है 1:1000, तो उसके लिए कंटूर इंटरवल क्या रहेगा। इसी क्वेश्चन को और एक तरीके से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सुइटेबल कंटूर इंटरवल फॉर ए माउंटेनियस रीजन। अगर कोई माउंटेनियस रीजन है तो उस केस में कंटूर इंटरवल क्या रहेगा। तो इसका आंसर
2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर में से क्या रहेगा? इसका आंसर है 2 मीटर। माउंटेनियस रीजन है तो ऑब्वियसली कंटूर इंटरवल की वैल्यू कम रहेगी, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि कंटूर इंटरवल और स्टिफनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्केल ऑफ मैप अगर 1:1000 है तो ऑब्वियसली आपको कंटूर इंटरवल भी कम लेना पड़ेगा, मीन्स माउंटेनियस एरिया है, तो इसका आंसर रहेगा 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in direct method of contouring, the process of locating points lying on a contour is called ranging, centering, horizontal control या vertical control। in direct method ऑफ कंटूरिंग, जो कंटूरिंग की जो डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग पॉइंट्स, हम जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम जब लोकेट करते हैं लाइंग ऑन द कंटूर, कौन से पॉइंट्स हैं वो कंटूर के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल कंट्रोल कहते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है। देखो डायरेक्ट मेथड क्या होती है? द फील्ड वर्क इन कंटूरिंग कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंट्रोल। दो तरीके से हो सकता है फील्ड वर्क, एक तो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के थ्रू या वर्टिकल कंट्रोल के थ्रू। कंटूरिंग में क्या रहेगा हमारा? वर्टिकल कंट्रोल रहेगा। और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल फॉर ए स्मॉल एरिया कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय चेन और टेप एंड बाय द कंपास, थेडोलाइट और प्लेन टेबल फॉर ए large area. For vertical control, either a level and a staff or a hand level may be used. जो हम चेन सर्विंग करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास सर्विंग करते हैं, तो वो सारा का सारा हमारा किस में आता है? हॉरिजॉन्टल कंट्रोल में आता है। और जो हम कंटूरिंग वगैरह करते हैं तो वो किस में आएगा? वर्टिकल कंट्रोल में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं कंटूरिंग से रिलेटेड उसको हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू।